आज की क्लास से हम लोग सैम 6 का DSE 4 मैकेनिक्स को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज की क्लास से हम लोग एक सीरीज़ चलाएंगे, जिस सीरीज़ में आने वाले 15 से 20 वीडियोस में इस पेपर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जिस तरीके से हमने सैम 6 के बाकी के पेपर कवर करे हैं, जैसे कि पेपर 13 आपका मैट्रिक स्पेस एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो गया, चाहे रिंग थ्योरी हो पेपर 14 में, या फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन हो DSE 3 में, उसी प्रकार से हम लोग मैकेनिक्स को भी शुरू करेंगे और बहुत अच्छे से ख़त्म करेंगे। मैं मैकेनिक्स को शुरू करूँ उससे पहले मैं एक छोटा सा जो कॉमन है सभी स्टूडेंट के बीच कि मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट के बीच ये कॉमन हो गया है कि मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, मैकेनिक्स बहुत डिफरेंट है बाकी से। हाँ, ये डिफरेंट तो है, मैकेनिक्स बाकी के पेपर से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाकी में आपको थ्योरिकल पार्ट बहुत ज़्यादा था और यहाँ पे जो पोर्शंस पढ़ने हैं ना, वो आपको ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरी तो है ही, ऐसा कह सकते हैं कि फिजिक्स मतलब 80-90% फिजिक्स इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये पेपर मेरे अगर आप नज़र से देख रहे हैं तो सबसे इजी, मेरे नज़र से देख रहे हैं तो सबसे इजी पेपर यही है, ठीक है। आपको कुछ स्टूडेंट के लिए ये पेपर कॉम्प्लिकेटेड इसलिए लगता है क्योंकि देखिए अभी आप सैम 6 में हैं और आपने फिजिक्स कब पढ़ा था लास्ट टाइम? फिजिक्स आपने सैम 4 में कुछ पढ़ा है और उससे पहले आपने फिजिक्स पढ़ा था 11th-12th में, उससे पहले 9th-10th, मीन्स कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आपने 11th-12th में आखिरी फिजिक्स पढ़ा है। तो इस वजह से फिजिक्स का गैप हो जाने की वजह से ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है स्टूडेंट्स को। तो मैं आप लोगों को एक विश्वास दिलाता हूँ कि हम जो यहाँ पे शुरुआत करेंगे ना, जो भी चीज़ें छूट गई हैं उनको बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और आप विश्वास कीजिए कि ये चीज़ आप अगर हमारे सीरीज़ के साथ बने रहेंगे तो आपको मैकेनिक्स बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। तो आने वाले वीडियोस के साथ बने रहिए और विदाउट स्किप किए हुए पूरे वीडियोस को देखें। तो चलिए हम लोग मैकेनिक्स की शुरुआत करते हैं। तो मैकेनिक्स में सबसे पहले मैं बता दूं कि मैकेनिक्स जो है ना, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। मैकेनिक्स में 2 पार्ट है। सबसे पहला क्या होता है? स्टैटिक्स। मैकेनिक्स 2 पार्ट है, एक स्टैटिक्स है, दूसरा डायनेमिक्स है। लेकिन मैकेनिक्स में पढ़ना क्या है, इस चीज़ को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम लोग जो भी बेसिक टर्म्स होंगे, जैसे चाहे वह क्लास 9th का हो, 10th का हो, 11th का हो, जो भी चीज़ें होंगी बेसिक्स, हम लोग आने वाले 1, 2, 3 क्लासेस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ बहुत अच्छा से पहले से नोट्स बना रखा है। हाँ, मुझे एक थोड़ा सा अफसोस इस बात का भी है कि यदि ये पेपर फेस इंटेक्शंस के साथ शूट होता तो ज़्यादा बच्चों को समझ आती, बट लॉकडाउन की वजह से ये चीज़ हमें पेपर पेन पे ही शूट करना पड़ रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए और बिना स्किप किए वीडियोस को देखेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए मैकेनिक्स मैंने बताया क्या कि मैकेनिक्स में 2 पार्ट है, एक है स्टैटिक्स, दूसरा है डायनेमिक्स। लेकिन सबसे पहले मैकेनिक्स है क्या, इस चीज़ को समझिए कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। मतलब सिंपली मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स कुछ भी नहीं है। मान लीजिए एक बॉडी है, यहाँ पे बॉडी मीन्स की कोई भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, चाहे यह रेस्ट में हो। अब रेस्ट क्या है, ठीक है ना, या चाहे यह मोशन में हो। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा रेस्ट और मोशन क्या है। इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, ये चीज़ें आपको 8th-9th में पढ़नी थी। तो फिलहाल आप समझिए कि मैकेनिक्स में हम पढ़ेंगे क्या। मैकेनिक्स में हम लोग सिंपली इतना पढ़ेंगे कि अगर कोई भी बॉडी हो, चाहे वह रेस्ट मतलब कि वो स्थिर हो, या मोशन कहने का मतलब कि वो गति कर रहा हो, ठीक है। तो कोई भी बॉडी या वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, अगर उसके ऊपर कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, एक्शन ऑफ फोर्स, समझ में आ रहा है, कोई भी फोर्स अप्लाई किया जा रहा है तो क्या चेंजेस होगा, फिर किस तरीके से जो भी चीज़ें होंगी, मीन्स की एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी, इसी के ऊपर हम लोग पूरा मैकेनिक्स में सिर्फ और सिर्फ इसी के आगे पीछे हमारा पूरा मैकेनिक्स घूमेगा। बात को समझिए यहाँ पे कि हम लोग मैकेनिक्स में पढ़ेंगे क्या। बहुत लंबा क्वेश्चंस आपको एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर में आपको देखने को मिला होगा। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी था कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इस तरीके से थोड़ा सा। तो आपको यहाँ पे बेसिक्स को समझते चलना होगा तो सारी चीज़ें इजी होंगी। मैंने यहाँ क्या बताया कि मैकेनिक्स कुछ नहीं है, मीन्स कि किसी भी बॉडी जो कि क्या हो, रेस्ट में भी हो सकता है या मोशन में हो सकता है, उसके ऊपर लगने वाला एक्शन ऑफ फोर्स, ऐसा सिंपली कह सकते हैं कि एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में ही इस पूरे मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है। तो अब बात आता है कि बॉडी क्या क्या हो सकता है। जैसे हम इस बॉडी पे एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। तो अब ये बॉडी 2 तरीके से हो सकता है, आप सभी को पता होगा, ठीक है ना, सारे स्टूडेंट्स को पता होगा कि कोई भी बॉडीज, कोई भी सब्सटेंस, मीन्स कि कोई भी वस्तु 2 स्थिति में हो सकता है, या तो वह रेस्ट में होगा या तो वह मोशन में होगा।
सिंपली यही ना, यहाँ पे भी हम लोग मैकेनिक्स में वही बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें पढ़ेंगे किसी बॉडीज़ के ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में। तो अब बॉडीज़ जो हो सकता है वो दो तरीके से हो सकता है, मीन्स कि कोई भी सब्सटेंस दो पोजीशन या दो स्टेट में हो सकता है, या तो वह रेस्ट में होगा या तो मोशन में होगा। तो अब बात को समझना है कि यदि कोई सब्सटेंस या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसके ऊपर हम लोग एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स अलग अलग तरीके से बढ़ता है। समझिए बात को, यदि रेस्ट में एक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है और मोशन वाले बॉडीज़ पे एक्शन ऑफ फोर्स लग रहा है, तो इसी चीज़ को हम लोग दो अलग अलग सेपरेट कर देते हैं। हमने मैकेनिक्स में क्या पढ़ा, हमने इतना जाना कि मैकेनिक्स में हम लोग किसी बॉडी के ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अब भाई बॉडीज़ के ऊपर बात हो रहा है, तो बॉडीज़ हम देख पा रहे हैं कि बॉडीज़ तो दो स्टेट में होता है, एक रेस्ट में होता है और दूसरा मोशन में होता है। तो हम जब रेस्ट पे अगर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं तो इसको हम लोग एक अलग नाम दे देते हैं, और जब बॉडीज़ मोशन में रहे उसके ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात करते हैं तब हम लोग अलग नाम दे देते हैं। अब ये रेस्ट और मोशन क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बहुत अच्छे से डीप डिस्कस करेंगे, अपने पास बहुत समय है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, मैंने क्या बताया कि मैकेनिक्स दो पार्ट में बटे हुए, एक स्टैटिक्स दूसरा डायनेमिक्स। तो अब स्टैटिक्स क्या है इस चीज़ को समझिए। स्टैटिक्स बस सिंपली वही था कि मैकेनिक्स का ही एक ब्रांच होता है। तो स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। समझिए बात को, अभी मैं फिर से इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैकेनिक्स में बस कुछ नहीं है, किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, मीन्स की एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में ही पूरे मैकेनिक्स में बात होता है। तो अब बॉडीज दो स्टेट में हो सकता है, या तो रेस्ट में या तो मोशन में। तो जब बॉडी रेस्ट में रहे और उसके ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात की जाए तो उसे हम लोग स्टैटिक्स में पढ़ते हैं। तो ये बात होता है कि मैकेनिक्स को हमने दो पार्ट में बांटा है। और दूसरा क्या है, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स भी क्या है, डायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द एक्शन ऑफ फोर्स ऑन बॉडीज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। तो समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ें स्टैटिक्स और डायनेमिक्स किस तरीके से मैकेनिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है। अब हम आपको थोड़ा सा बता दें कि जो हमें पढ़ना है सैम 6 में, मीन्स के DSC 4 में सैम 6 में जो मैकेनिक्स पढ़ना है वो कुछ आपके सिलेबस के अगर अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ से जो है ना आपका 4 क्वेश्चन है एग्जाम्स में, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन, और यहाँ से कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। और इन दोनों में सबसे जो इजी ऐसा कह सकते हैं बहुत इजी जो है वो डायनेमिक्स है, ठीक है। तो चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में पहले से ये मतलब भरा जा चुका है कि मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसलिए हम लोग स्टैटिक्स को पहले शुरू नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हाँ, स्टैटिक्स में थोड़ा सा आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले डायनेमिक्स को आने वाले 6, 7, 8, 10 क्लास में ख़त्म करते हैं ताकि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए और 3 क्वेश्चन आप यहाँ से आसानी से कवर कर पाएँ। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसको शुरुआत करते हैं डायनेमिक्स के बारे में, ठीक है। लेकिन डायनेमिक्स के बारे में शुरुआत करें उससे पहले हमने क्या बोला था कि मैकेनिक्स कुछ नहीं होता है, एक बॉडीज़ के ऊपर एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात किया जाता है, उसी चीज़ को हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर मैकेनिक्स के नाम से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अब बात है कि वो बॉडीज रेस्ट और मोशन, ये 2 चीज़ आ रहा है ना, रेस्ट और मोशन। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से परिचित होंगे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को पिछले बार क्लास 9, 10th या 11th में पढ़े होंगे, रेस्ट और मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, इस तरीके से सारी बेसिक चीज़ें आपने 11th 12th में पढ़ रखी है। लेकिन कुछ स्टूडेंट भूल चुके होंगे और कुछ स्टूडेंट्स के पास ये सारी नॉलेज होंगी। तो फिर भी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्ट और मोशंस को, जो कि बेसिक्स में आएगा, उस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखिए ये बेसिक्स है, ठीक है। अगर ये चीज़ें क्लियर होंगी तभी अब जब हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे, जैसे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या फिर जो भी आगे के टॉपिक्स आएंगे, तो इन्हीं चीज़ों से वो सारी चीज़ें बन रही हैं। तो रेस्ट मतलब क्या होता है, मैंने बताया सिंपली कोई सब्सटेंस यदि उसमें मूवमेंट नहीं हो रहा है तो वो चीज़ें रेस्ट में है। तो क्या है कि अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट को हम समझा देते हैं, फिर से समझ लीजिए एक बार। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट। मतलब समझिए, एक ऑरिजिन वाला हम केस ले लेते हैं, ये XY प्लेन ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है, कोई सब्सटेंस है, कोई भी डिस्क है, जो भी चीज़ें हैं, और आपको पता है कि जब भी हम XY प्लेन पे कोई पॉइंट लेते हैं या फिर कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो उसको हमेशा ऑरिजिन से मेजर किया जाता है,
ठीक है ना। तो ऑरिजिन से हम मेजर कर रहे हैं भाई, देख रहे हैं कि अभी ये यहीं पे है और कुछ देर के बाद भी यहीं पे है, तो हम क्या कह पाएंगे कि ये जो हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस, इसी चीज़ को कहेंगे कि जहाँ से मेजर किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस रेफरेंस पॉइंट ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये क्या कर रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है, इसका पोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ये जो बॉडीज़ है या ये जो सबस्टांस है या ये जो डिस्क है वो रेस्ट में है। क्लियर है, ये सब चीज़ें तो बच्चे वाली हैं, ठीक है। अब मोशन क्या होता है देख लीजिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। सारी चीज़ें क्लियर हैं कि मोशन कब कहेंगे कि जब वह रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंजेस करे। क्लियर। अब देखिए चेंजेस जो है ना मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा मैकेनिक्स आपका क्लियर होने वाला है। अगर ये मोशन क्लियर है आपका तो बहुत ज़्यादा आपको आसानी मिलने वाली है, बहुत इजी होने वाला है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए मोशन जनरली ना बहुत सारे बुक्स में अलग अलग टाइप से सेपरेट किए हुए रहते हैं। सेपरेट कहने का मतलब कि मोशंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अलग अलग बुक में आपको अलग अलग तरीके के मोशंस के टाइप्स देखने को मिलेंगे। देखिए मोशंस को आप बहुत तरीके से बांट सकते हैं। चलिए हम एक छोटा सा आपको एग्जांपल्स दिखाते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि मोशंस को आखिर अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से क्यों बांटा गया है, ठीक है। हम अपने तरफ से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं और हम अपने तरफ से इस मोशन को मात्र 2 पार्ट में बांट रहे हैं कि मोशन सिर्फ 2 टाइप्स के होते हैं। हम इजीली ऐसा कह सकते हैं और हम प्रूव भी करके दिखाएंगे आपको। हम क्या बोल रहे हैं, अच्छा मोशन मतलब तो समझ आया ना कि कोई भी सब्सटेंस है वो अगर कहीं मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये सड़क है, ठीक है, ये सड़क है और इसके ऊपर एक्चुअली गाड़ी बना देते हैं, ऐसा कुछ ऐसे, ठीक है, ये पुराना वाला गाड़ी है। तो चलिए ये गाड़ी हो गया। अब मान लीजिए ये गाड़ी मूवमेंट कर रहा है, सड़क पे जा रहा है और ये सड़क स्ट्रेट है, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये जो मूवमेंट हो रहा है वो लीनियर मोशन कह सकते हैं। लीनियर मोशन, सीधा जा रहा है गाड़ी। अब मान लिया जाए जैसे कि कोई चीज़ सर्कुलर मोशन, आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सर्कुलर मोशन, एक लीनियर मोशन, बहुत सारा आपने मोशंस पढ़ा होगा। तो हम सिंपली सिर्फ 2 टाइप्स में बात करते हैं, एक मोशंस वैसा जो सीधा जा रहा हो मीन्स कि लीनियर मोशन, और दूसरा नॉन लीनियर मोशन। हम सिंपली 2 ही टाइप्स में बात करते हैं कि मोशंस को चलिए हम 2 पार्ट में बांट दिए। एक क्या बांट रहे हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ सीधा जा रहा हो और दूसरा सीधा नहीं जा रहा हो मीन्स कि नॉन लीनियर और ये लीनियर। तो सिंपली आप जो ये नॉन लीनियर है इसी में सारा आ जाएगा। जैसे आप सर्कुलर का बात करें तो इसी में आ जाएगा क्योंकि सीधा नहीं जा रहा। अब जैसे ऑसिलेशंस का बात करें हम, पेंडुलम वाली केस जो हम आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा, ऑसिलेशन, क्या ये सीधा जा रहा, नहीं, तो ये नॉन लीनियर में आ जाएगा। मतलब आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं, मोशंस को बांट सकते हैं, ठीक है। इसलिए मोशंस को बहुत अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप से देखने को मिलता होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपके लिए दिखा रहे हैं कि हमने जो क्लास 9-10 में पढ़ा था वो हमने सिर्फ ये ब्लू पेन से जो लिखा हुआ है लीनियर मोशन पढ़ा था जो सीधा जाता हो, सर्कुलर मोशन पढ़ा था इस तरीके से, फिर ऑसिलेटरी मोशन, हमने यही 3 टाइप्स वहाँ पे पढ़ा था। और इसके पीछे भी बहुत कुछ होता है मोशंस में, ठीक है। तो अब हम लोग बीएससी लेवल्स के बारे में बात करते हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा टाइप्स ऑफ मोशन स्टैंडर्ड टाइप से पढ़ते हैं। एकदम बेसिक से यहीं पे समझना है। अगर ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तभी आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है या फिर जो आगे की चीज़ें हैं आपको समझ आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप टाइप्स ऑफ मोशंस में हम लोग बात करते हैं ट्रांसलेटरी मोशंस, ठीक है। कभी कभी इसी ट्रांसलेटरी मोशंस को लीनियर मोशन, ये जो आपने पहले से पढ़ रखा था, ये चीज़ कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशंस को हम लोग सर्कुलर मोशन भी कहते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखना है सिर्फ रोटेटरी मोशंस, इन चीज़ों को आपको दिमाग से निकाल रखना है अभी। अब ये क्या है, वाइब्रेटरी मोशन, ठीक है। वाइब्रेटरी मोशंस को हम लोग कभी कभी पेरियोडिक मोशंस भी कहते हैं या ऑसिलेटरी मोशंस भी कहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम लोग 9-10 में थे तब कहा करते थे। अब जैसे वाइब्रेटरी मोशंस के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रोटेटरी मोशंस के अंदर भी टाइप्स होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशंस के अंदर भी टाइप्स होते हैं। तो चलिए इन चीज़ों को ध्यान रखना है आपको, और ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होता है इस चीज़ को समझते हैं, क्यों ऐसा, ताकि आगे का जो भी टॉपिक्स हो ना वो चीज़ें क्लियर हो सके, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ऐसा आपको बिल्कुल नहीं समझना कि ये एग्जाम में नहीं आ रहा है तो इन चीज़ों को हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लोग आगे थ्योरम्स वगैरह यूज़ करेंगे ना तो हम लोग वहाँ पे तुरंत लिख देंगे कि भाई ट्रांसलेटरी मोशंस है ये, या ट्रांसलेटरी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन है, या कह सकते हैं सर्कुलर मोशन है, या कह सकते हैं पेरियोडिक मोशंस का एक टाइप्स है। तो ये सारी चीज़ें तभी क्लियर होंगी जब आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होंगी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मोशंस 3 टाइप्स के हो रहे हैं।
बहुत सारे बुक्स में अलग अलग वेरियस टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे, तो उतना किसी एक को फॉलो करना है। हम यहाँ बता रहे हैं कि टाइप्स ऑफ मोशन 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशंस। ठीक है, पहला जो ट्रांसलेटरी मोशंस है, ये मोशंस क्या होता है समझना है। इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विथ एनी रोटेशन। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, अ बॉडी मूव्स अलोंग अ लाइन विथ एनी रोटेशन, द लाइन में बी स्ट्रेट और कर्व। मतलब समझना है, इस ट्रांसलेटरी मोशंस क्या होता है कि कोई भी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक लाइन में मूव करता है, सॉरी, कोई भी बॉडी एक लाइन में मूव करता है, और वह लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है या फिर वह लाइन कर्व भी हो सकता है। मतलब समझना, ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सिंपली कोई भी सब्सटेंस अगर स्ट्रेट लाइन में मूव, किसी लाइन में मूव कर रहा है, लाइन में मूव कर रहा है, और वह लाइन स्ट्रेट भी हो सकता है या कोई कर्व भी हो सकता है, तो इसी मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशंस। ठीक है, अब ट्रांसलेटरी मोशंस में भी कुछ टाइप्स होते हैं। चलिए ट्रांसलेटरी मोशंस का सबसे पहले हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कि मोशन ऑफ ट्रेन, ये क्या है भाई, मोशन ऑफ ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होता, वो एक कर्व होता है, लेकिन हम लोग उसे एक स्ट्रेट लाइन के जैसा ही ट्रीट करते हैं, आप उसको सिंपली एक कर्व कह सकते हैं कि मोशन ऑफ ट्रेन क्या है, ट्रांसलेटरी मोशंस। मोशन ऑफ बर्ड क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे आपको पता है ना, मोशन ऑफ बर्ड किस तरीके से, मान लीजिए ऐसे ऐसे किधर किधर से भी उड़ रही है बर्ड्स, तो वो क्या है, मोशन ऑफ बर्ड्स भी एक ट्रांसलेटरी मोशंस है। ठीक है, मेन जो टाइप्स है ना ट्रांसलेटरी मोशन, इसी से सारा मैकेनिक्स क्लियर होने वाला है। ठीक है, अब देखिए मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, मोशन ऑफ एयरप्लेन इटीसी। तो ये गैस मॉलिक्यूल्स भी क्या है भाई, गैस मॉलिक्यूल्स आपको पता है एनवायरनमेंट में है, तो उसका कोई निश्चित नहीं होता ना, वो किसी तरीके से मीन्स कि जो भी हो वो इसी के अंदर आ रहा है। अब मोशन ऑफ एयरप्लेन, ये भी क्या है, ट्रांसलेटरी मोशंस में है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ट्रांसलेटरी मोशंस में 3 टाइप्स होते हैं। क्लियर, आपने बच्चे में क्या पढ़ रखा था, डायरेक्ट पढ़ रखा था, लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। लेकिन अब ट्रांसलेटरी मोशंस की ये 3 टाइप्स होते थे, क्या, लिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको कि ट्रांसलेटरी मोशंस कुछ नहीं था, कोई अगर एक सब्सटेंस किसी लाइन में मोशन कर रहा है या किसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और वह लाइन अगर स्ट्रेट होता है, समझ में आ रहा ना कि कोई ये सब्सटेंस किसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, और अगर वह लाइन कर्व, अगर वह लाइन एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो उस मोशंस को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर मोशन। अच्छा, पहला टाइप्स ऑसिलेटरी मीन्स कि ट्रांसलेटरी मोशंस का ही पहला टाइप्स क्या है, लीनियर मोशन। अब दूसरा क्या है कि अगर वह सब्सटेंस, हमने क्या बताया कि कोई सब्सटेंस यदि किसी लाइन के अलॉन्ग मूव करता हो तो उसे हम लोग ट्रांसलेटरी मोशंस कहते हैं, और अगर वह लाइन स्ट्रेट हो तो लीनियर मोशन का टाइप हो गया, अगर वह सर्कुलर हो तो सर्कुलर मोशन, रैंडम मीन्स कि कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है, तो ये 3 टाइप्स होते हैं। चलिए हम इन तीनों का प्रॉपर डेफिनेशंस विथ एग्जांपल्स देखते हैं, और मेन यही है। ठीक है ना, इसके बाद जो रोटेटरी मोशंस है और वाइब्रेटरी मोशंस है, ये उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट फिर भी हम लोग सारे का एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशंस का जो फर्स्ट टाइप है, जिसे हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, उसके पहले डेफिनेशंस देख लेते हैं कि अ स्ट्रेट लाइन मोशंस ऑफ अ बॉडी इज नॉन एज इट्स लीनियर मोशन। क्लियर, एग्जांपल्स में देखिए, द मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, जब जो कार है हमारा सड़क पे चलता है तो वो कौन सा मोशन करता है भाई, लीनियर मोशन। ठीक है, और लीनियर मोशन किसका टाइप्स होता है, ट्रांसलेटरी मोशंस का। ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन। क्लियर है ये चीज़ें। अच्छा, अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, समझ में आ रहा ना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, जैसे सन यहाँ हो गया और कोई भी प्लैनेट्स क्या है, इसके राउंड एंड राउंड मूवमेंट कर रहा है, तो इस मोशंस को क्या कहते हैं हम लोग, सर्कुलर मोशन। क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब आता है एक रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। क्लियर, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन। जैसे कि मान लिया जाए कोई भी बर्ड, जैसे बर्ड उड़ रही है, चिड़िया जैसे उड़ रही है, यार चिड़िया थोड़े ये चिड़िया, मान लीजिए चिड़िया तो बना नहीं सकते ना अभी, मान लीजिए कोई चिड़िया उड़ रही है, तो वो क्या है, उसका तो इरेगुलर पाथ होगा, बट है क्या, वो लाइन ही तो है। हमने अभी ट्रांसलेटरी मोशंस में पढ़ा था कि कोई भी सब्सटेंस यदि लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशंस। अब लाइन क्या है भाई, स्ट्रेट भी लाइन ही है, स्ट्रेट लाइन क्या है, वो भी तो एक लाइन ही है, तो अगर ऐसा होता था तो लीनियर मोशन। और जो सर्कल बनाते हैं हम लोग सर्कुलर पाथ में, जैसे कि ये सन
ऑर्बिट के सन को सेंटर मान करके जो प्लैनेट्स मूव कर रहे थे, तो ये भी क्या है, एक सर्कल ही तो है, तो ये भी एक लाइन ही तो है, तो इसे हम लोग सर्कुलर बोलते थे। अब जैसे ये चीज़ है, कोई बर्ड ऐसे उड़ रही है या कोई एरोप्लेन ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, तो ये जो चीज़ है एरोप्लेन वाली बात, ठीक है ना, तो ये भी क्या है, अपने आप में एक लाइन ही है। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये कोई कर्व भी जो है वो अपने आप में एक लाइन ही है, लाइन स्ट्रेट रहे जरूरी नहीं है, ठीक है ना, तो ये भी लाइन है, ये भी लाइन है। तो वही चीज़ यहाँ बोला जा रहा है, द डिसऑर्डर्ड और इरेगुलर मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल्स आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसका एग्जाम्पल्स है द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, ये भी क्या है, डस्ट पार्टिकल का तो ना कोई सर्कुलर होगा और ना ही क्या होगा, ना ही स्ट्रेट होगा, तो ये द मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल किसमें आ रहा है भाई, रैंडम मोशन में। उसके बाद द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। अब भाई रैंडम मोशंस के अंदर भी बहुत सारे मोशंस होते हैं, इसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो उतना हमें जाना नहीं है, सिंपली रैंडम मोशन क्या होता है ये चीज़ हमने समझा। अब इसके बाद हम लोग ये तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, इधर देख लीजिए, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशंस के बारे में ही बात कर रहे थे और इसके 3 टाइप्स थे, ठीक है। अब सिंपली रोटेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी मोशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, बाकी चीज़ें हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस बात करेंगे। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग रोटेटरी मोशंस के बारे में बात करें, तो रोटेटरी मोशन क्या होता है, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। मतलब समझ में आ रहा है कि कोई भी स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, ठीक है ना, अबाउट इट्स एक्सिस, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन। रोटेटरी जैसे कि आप इसका बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है कि कोई अपना जो सर्कल है वो सर्कल कह रहे हैं यार, अर्थ जो है वो जो अपने एक्सिस पे राउंड एंड राउंड मूव कर रहा है, एक्सिस पे जो मूवमेंट कर रहा है, जो मोशन कर रहा है, वो मोशन क्या है, वो मोशन रोटेटरी मोशन है। रोटेटरी मोशन का जैसे एक पंखा के बारे में हम लोग बात कर देते हैं। पंखा जो होता है, पंखा बनाते हैं अभी एक, ठीक है, ये जो पंखा जैसे कि मान लीजिए ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या मूवमेंट करता है, कैसा मूवमेंट करता है, इस एक्सिस के अराउंड, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग ही मूव करता है, इस एक्सिस के राउंड एंड राउंड मूव करता है, ठीक है ना। जिस तरीके से अर्थ हमारा एक एक्सिस पे मूव करता है, उस तरीके से पंखा भी एक एक्सिस में मूव करता है। अब इससे पहले हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, जो कि ट्रांसलेटरी मोशंस का टाइप्स था। तो सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि कोई पार्टिकल, ये जैसे अर्थ और प्लैनेट वाली, सन और प्लैनेट वाली था, तो सन यहाँ था और ये प्लैनेट उसके राउंड एंड राउंड मूव कर रहा था, तो ये क्या था भाई, सर्कुलर मोशन, वो सर्कल बना रहा था, इस तरीके से मूवमेंट कर रहा था सर्कल फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे भी तो सर्कल तो बन ही रहा है, लेकिन ये एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, ठीक है ना, ये एक्सिस पे घूम रहा है, तो ये चीज़ होता है रोटेटरी मोशन, मीन्स कि ये सिर्फ एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ये दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम लोग अर्थ का बात कर ले, तो अर्थ आपको पता होता है कि अर्थ जो होता है वो सर्कुलर मोशन में भी मूव करता है, जैसे कि वो सर्कुलर मतलब कि इस तरीके से सन के अराउंड भी मूव करता है और अपने एक्सिस पे भी मूव करता है, मूव करते हुए ऐसे ऐसे करते हुए जाता है। और आपको पता है कि जो रोटेटरी मोशंस के कारण ही हमारा जो दिन और रात का जो घटनाएं होती है, परिघटना होती है, वो इसी रोटेटरी मोशंस के, अर्थ का रोटेटरी मोशंस के कारण होता है। तो एग्जांपल्स है द मोशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स जियोग्राफिक एक्सिस, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल है द मोशन ऑफ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस। अब व्हील जो हो गया, जैसे कि व्हील, जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी अभी मैंने बनाया था ना, किधर, अच्छा हाँ, यहाँ गाड़ी बनाया था हमने, देखिए जैसे गाड़ी, जैसे मान लीजिए गाड़ी आगे की ओर जा रहा है, तो ये 2 मोशन कर रहा है, गाड़ी का जो व्हील है वो 2 मोशन कर रहा है। कौन कौन, जैसे गाड़ी जो पूरा गाड़ी है वो अगर आगे की ओर जा रहा है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन, और ट्रांसलेटरी मोशंस में भी लीनियर मोशन कर रहा है। और उसका जो व्हील है, जैसे उसके साथ जो एक्सिस लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग हिंदी में धुरी कहते हैं, जो एक्सिस लगा हुआ रहता है, उसके अगर वहीं पे जो घूम रहा है, थोड़ी देर के लिए आप सपोज कीजिए कि गाड़ी को आप कुछ तरीके से इस तरीके से कर दिए ताकि ये व्हील फ्री हो जाए, तो आप देख पाएंगे कि जैसे फैन घूमता है उसी तरीके से इसका व्हील भी एक एक्सिस पे ही घूमता है। तो ये जो मोशन है, ये भी कौन सा मोशन है, जो हमारा पूरा गाड़ी मोशन कर रहा है वो लीनियर मोशन, और इसका जो व्हील अपने एक्सिस पे मोशन कर रहा है वो रोटेटरी मोशन। आशा है ये रोटेटरी मोशंस आपको क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीज़ें बहुत क्लियर होनी चाहिए आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए। अब है वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है। ये मोशंस क्या होता है, सिंपली हम इसको पहले समझ लें, उसके बाद हम लोग बात करें। कोई भी आप सिंपल ऐसा समझ सकते हैं वाइब्रेशन, ठीक है।
इसी वाइब्रेटरी मोशंस को हम लोग पेरियोडिक मोशंस भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना है। ऑसिलेटरी मोशंस भी कहते हैं, बहुत सारे वेरियस बुक में आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट्स अगर क्लियर रहा ना तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो वाइब्रेशन जैसे कि मान लिया जाए सिंपली, इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल हम लोग एक गिटार बनाते हैं, ठीक है, एक बहुत अच्छा सा फिगर बनाते हैं गिटार का, और गिटार नहीं सिर्फ उसका एक वायर बनाते हैं। आपको इमेजिन करना है कि ये जो यहाँ से यहाँ जो वायर है ना वो गिटार का है, ठीक। और उसके बाद आप सपोज कीजिए कि हम इसको क्या करते हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं और ऐसे ऊपर की ओर खींच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं और ऊपर की ओर खींच रहे हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, हम छोड़ देते हैं। तो आपके दिमाग में एक पिक्चर सा बन रहा होगा कि ये जो वायर है क्या करेगा, थोड़ा सा भी ऊपर आएगा और थोड़ा सा नीचे जाएगा, मीन्स कि अप डाउन इस तरीके से ये वायर होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या कि वाइब्रेशन हो रहा है, कह सकते हैं क्या कि वाइब्रेशन। तो ये जो मोशन हो रहा है यही मोशंस को हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं, या ऑसिलेटरी मोशंस कहते हैं, या पेरियोडिक मोशंस कहते हैं। ये एक्चुअल में ऐसा बात किया जाए तो इस चीज़ को, जो गिटार वाला केस है उसको हम लोग वाइब्रेटरी मोशंस कहते हैं, लेकिन हम लोग इस चीज़ को पेरियोडिक मोशंस भी कह सकते हैं, बहुत सारे बुक्स में ऐसा है। अब जैसे एक पेंडुलम्स के बारे में बात करें हम लोग, ठीक है ना, ये जो होता है मीन एक्सिस होता है। अब इसके अगर हम इसको यहाँ से इसको खींच करके यहाँ ले आके फिर छोड़ दे तो आपको पता है कि ये यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद इस तरीके से ये क्या करेगा, मूवमेंट करता रहेगा जब तक इसको बाहरी बल नहीं, इस पर फ्रिक्शंस या फिर जो भी चीज़ें बाहर का कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा तब तक ये अपने एक्सिस पे मूव करेगा। तो यही जो फोर्स है, यही जो है, ये सारी चीज़ें, ये जो मोशन है वो किस टाइप्स की मोशन है, ये वाइब्रेटरी मोशंस में है। द मोशंस ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। देखिए यहाँ पे जैसे ये गिटार वाला केस था तो मीन पोजीशन इसका ये था, हमने इसको ऊपर जितना खींचा, आपको पता है कि हम जैसे इसको किए तो ये मीन पोजीशन के अबाउट घूम रहा है, अबाउट मूव कर रहा है, अबाउट मोशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये मीन पोजीशन था, इसी के अबाउट, इसी के इर्द गिर्द ये मोशन कर रहा है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नॉन एज वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, द मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस, ठीक है। अब यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी चीज़ को हम लोग अभी हम बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि इस चीज़ को हम लोग पीरियोडिक मोशंस भी कहते हैं। पीरियोडिक मोशंस कहने का मतलब, पीरियोडिक मोशंस क्या होता है, पीरियोडिक मोशंस इसी चीज़ को कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशंस को ही पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। लेकिन पीरियोडिक और वाइब्रेटरी मोशंस में डिफरेंस क्या है, जैसे कि ये पेंडुलम का केस ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको पता है ये मीन एक्सिस हो गया भाई, एक ही पेंडुलम, ये जो है ना ये एक ही है, हम ऐसा आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसको खींच कर लाएं यहाँ, फिर ये यहाँ गया, है एक ही, मतलब समझिए, इमेजिन कीजिए आप कि एक ही को हम इस तरीके से ऐसा ऐसा हो रहा है। तो ये जो पेंडुलम का केस है, यहाँ पे आप ऐसा समझ सकते हैं क्या कि यहाँ पे भी वो यही वाला केस हो रहा है कि हम यहाँ लाकर छोड़े, यहाँ गया। लेकिन यहाँ पे और इसके कंपेयर में दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो मूवमेंट है, जो मोशन है वो बहुत फास्ट होता है, और यहाँ पे उसके कंपैरिजन में स्लो होता है। तो इसी चीज़ को, हालांकि दोनों वही चीज़ है कि आप कहते हैं वाइब्रेटरी मोशंस का है या पेरियोडिक मोशन, इस चीज़ को हम लोग स्पेशली जब हम लोग पढ़ेंगे गिटार के बारे में या फिर पेंडुलम के बारे में, तो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं पेरियोडिक मोशंस। पेरियोडिक मोशंस क्यों कहते हैं, क्योंकि एक पीरियड होता है कि एक निश्चित पीरियड के बाद, एक निश्चित इंटरवल ऑफ टाइम्स के बाद जो चीज़ यहाँ पे है तो घूम के एक निश्चित पीरियड के बाद यहाँ पे आएगा, तो इसलिए हम लोग इस मोशंस को पीरियोडिक मोशंस कहते हैं। लेकिन जैसे हम लोग और मोशंस के बारे में, जैसे कार, जो लीनियर मोशन हम लोग पढ़े, जो कार जा रहा था तो क्या वो घूमकर एक निश्चित के पास यहाँ पे आएगा, नहीं, तो इसलिए वो चीज़ अलग है, उस चीज़ को पीरियोडिक नहीं कहते हैं। पीरियोडिक मोशन समझ में आया। और इस चीज़ को वाइब्रेटरी मोशंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाइब्रेशंस के जैसा ट्रीट होता है। लेकिन अभी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि दोनों क्या है, आप इमेजिन भी कर सकते हैं, दोनों तो एक ही चीज़ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे सारी चीज़ों को वाइब्रेटरी मोशंस के अंदर ही इंक्लूड किए हुए हैं, और हमें पढ़ना भी यही चीज़ है, ठीक है। और इसी के अंदर आता है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो कि आपके सिलेबस में है। आगे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ इतना जाने, हम फिर से एक बार आपको दिखा देते हैं कि हमें क्या करना था भाई, हमें मैकेनिक्स की शुरुआत करनी थी। हमने देखा कि मैकेनिक्स जो होता है वो एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है किसी बॉडी के ऊपर, और अगर वह बॉडी रेस्ट हो तो उसे हम लोग मैकेनिक्स के स्टैटिक्स ब्रांच में पढ़ेंगे, और अगर वह बॉडी मोशन में हो तो हम लोग डायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और हमने क्या बताया कि हम लोग डायनेमिक्स शुरू करते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया कि मोशंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि अभी जो एक्शन ऑफ फोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे वह किसी बॉडी के ऊपर बात करेंगे और वह बॉडी मोशन में होगा, इसलिए हमने मोशंस के टाइप्स को डिस्कस किया। और इसी में हम लोग आगे चल के क्या पढ़ना है,
डायनेमिक्स मीन्स कि ऐसा कह सकते हैं हम लोग को काइनेमेटिक्स फिर काइनेटिक्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें डायनेमिक्स में ही पढ़नी है, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में भी पढ़ना है, तो आगे चीज़ों को देखेंगे। और हाँ, एक और बात, हमने क्या पढ़ा, मोशंस तो पढ़ लिया, लेकिन क्या पढ़ना था, एक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी। तो फोर्स तो पता ही होगा आप सभी को कि फोर्स क्या होता है, फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लीजिए और ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, तब जाके जो अगला क्लास होगा हमारा वो सारी चीज़ आपको क्लियर होंगी। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है फोर्स। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स इज काउज्ड दैट एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। फोर्स क्या होता है, एक कारण होता है जिसके द्वारा कोई बॉडी अपना पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, ठीक है। और फोर्स आपको पता ही है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। ये सारी चीज़ें हैं और जिस तरीके से आगे हमारा क्लास चलेगा इन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करने का हम सारी चीज़ें करेंगे। बस आपको क्या है कि सिंपली देखिए, एक होमवर्क टाइप का हम आपको बता रहे हैं, भले ये क्लास से एक भी मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आने जा रहा एग्जाम में, ठीक है, लेकिन ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आगे हम लोग टर्म्स यूज़ करेंगे ऑसिलेटरी मोशंस या रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, जैसे अच्छा हाँ एक इंपॉर्टेंट और बात है, हमने जैसे ट्रांसलेटरी मोशंस में ये जो लीनियर मोशन पढ़ा ना, इसी लीनियर मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशंस भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो जैसे आगे हम लोग एक टर्म्स यूज़ करेंगे रेक्टिलिनियर मोशन या सर्कुलर मोशन या रैंडम मोशन, ठीक है, या रोटेटरी मोशंस या वाइब्रेटरी मोशंस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जैसे ही नाम लिया जाएगा तो आपके दिमाग में तुरंत उसका डेफिनेशन और उसका मीनिंग विथ एग्जांपल्स आ जाना चाहिए। तो ठीक है, ये तो आपको होमवर्क था कि सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से, आपको तो PDF मिल ही जाएगा, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से नोट डाउन करेंगे और उसके बाद इन चीज़ों को बहुत रिवाइज करेंगे, तभी जाकर मैकेनिक्स ईजी होने वाला है। आने वाला 2 से 3 क्लास जो बेसिक्स होगा उसी पे पूरा मैकेनिक्स डिपेंड करता है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जो बहुत अच्छा अभी जो मैं क्लास दे रहा हूँ हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग क्लास हो, क्योंकि ये चीज़ें आपको 8-9th में पढ़नी थी, तो फिर भी मैं सबके लिए कर रहा हूँ, तो सबको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो क्या करना है, आप अगर थोड़ा सा वीक है फिजिक्स में तो क्या करना है, एकदम बहुत अच्छे से नोट्स बनाना है और सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से देखना है। अब जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि मोशंस को बहुत तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, तो ये एक तरीका था। हमने बताया कि मोशन मेनली 3 टाइप्स के होते हैं और उन 3 टाइप्स में भी अलग अलग टाइप्स के हैं। अभी मैंने एक आपको थोड़े समझाया भी कि चलिए मोशन को 2 टाइप्स में ही बांट सकते हैं, एक लीनियर दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर मतलब जो सीधा जा रहा है और नॉन लीनियर में बाकी सारा इंक्लूड हो जाएगा। उसी तरीके से हमने मोशन एक और तरीके से डिफाइंड अलग तरीके से सेपरेट कर रखा है, आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। मोशन टाइप्स ऑफ मोशन इन फिजिक्स क्या है भाई, यहाँ पे हमने मेनली 4 टाइप से डिवाइड किया है। ट्रांसलेशनल मोशन, वही ट्रांसलेटरी मोशंस वाला, फिर रोटेशनल मोशन, फिर पेरियोडिक मोशन, फिर दूसरा रैंडम मोशन। ये 4 मोशन है मेनली, वहाँ पे हमने 3 में डिवाइड किया, यहाँ 4 कर रहे हैं, बहुत सारे बुक में ज़्यादा मिलेगा। अब ये मेनली 4 टाइप्स के ही हैं, आप यहाँ से देखकर डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद और आइए, इसके बाद इतने टाइप्स के मोशन और होते हैं, इसके बाद भी और बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे ऑसिलेटरी मोशन, लीनियर या रेक्टिलिनियर मोशन, कर्व लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोलिंग मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भी मोशंस है ना, ये इन्हीं 4 टाइप्स के प्रकार हैं। जैसे क्या है, सम ऑफ दीज मोशंस फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब ये जो भी मोशंस है ये इसी के अंदर आते हैं। तो उतना कुछ नहीं है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, या आप चाहें तो ये 3 जो है ये हमने बेस्ट कलेक्शंस दिया है टाइप्स ऑफ मोशंस के, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा फोर्स वगैरह, जैसे अभी हमने बात किया फोर्स क्या होता है, इसके बाद से जो हमारा आगे का क्लास होगा वहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं। अच्छा एक और एक चीज़ थोड़ा सा छूट गया, जैसे हमने फोर्स के बारे में बात किया कि फोर्स इज काउज्ड दैट एक्टिंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, मीन्स कि F=ma, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और फोर्स में क्या चीज़ होता है, देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स, यहाँ पे है देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। पहला मैग्नीट्यूड होता है फोर्स में, फिर डायरेक्शन होता है, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं और आशा है ये सारी चीज़ें आपको क्लास 9, 10th, 11th से क्लियर होंगी। फिर भी जब ज़रूरत पड़ेगा तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्या करेंगे, डायनेमिक्स पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था ना मैकेनिक्स में 2 पार्ट्स हो रहे हैं, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, उसी तरीके से अब डायनेमिक्स में 2 पार्ट्स होते हैं, एक काइनेमेटिक्स दूसरा काइनेटिक्स, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इस चीज़ को डायनेमिक्स को शुरू करेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग।